दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस में मौजूद एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने अंदर निगल लेता है और वो चीज कहां गायब हो जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। यहां तक कि लाइट, जिसकी गति स्पेस में सबसे तेज मानी जाती है, वो भी इसके अंदर जाने के बाद बाहर नहीं निकल पाती। इतना ही नहीं, ब्लैक होल इतना खतरनाक है कि इसके अंदर समय का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। इसी वजह से स्पेस में मौजूद सभी तरह के ऑब्जेक्ट्स के बारे में वैज्ञानिकों को सटीक जानकारी देने वाले मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी ब्लैक होल के अंदर काम नहीं करती, यानी कि फिजिक्स के सभी नियम इसके अंदर फेल हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से वैज्ञानिक इसकी खोज के बाद भी अभी तक इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाए। आखिर क्या है ब्लैक होल का रहस्य? कैसे होता है इसका निर्माण? कैसे ये अपने आकार को लगातार बढ़ाते रहता है? ये कितने प्रकार के होते हैं? और सबसे खतरनाक ब्लैक होल कौन सा होता है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे और ये भी जानेंगे कि फिजिसिस्ट मिचियो काकू के मुताबिक एक ब्लैक होल के अंदर क्या मौजूद होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि एक ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। जब कोई एक तारा अपने अरबों काल के जीवन में समय के साथ अपने अंदर मौजूद हाइड्रोजन को पूरी तरह से खत्म कर देता है, तब उसमें एक बड़ा धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा विस्फोट के नाम से भी जानते हैं। जब किसी तारे में यह विस्फोट होता है तो ज्यादा मास होने के कारण वह तारा अपने ही कोर में कोलैप्स होने लगता है और अंत में वह इतना ज्यादा छोटा हो जाता है कि वो एक ब्लैक होल का रूप धारण कर लेता है। इस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि कोई वस्तु तो छोड़ो, रोशनी भी इसके अंदर से नहीं निकल सकती और इसी कारण से ये काले और घुप अंधेर दिखाई देते हैं। जब एक ब्लैक होल का जन्म होता है तब इसका आकार काफी छोटा होता है, पर इनका मास सूरज से भी हजारों गुना ज्यादा होता है। इसी कारण से इनका गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा होती है। अपनी इतनी ज्यादा ग्रेविटी की मदद से ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को निगलते जाते हैं और लगातार अपने आकार में बढ़ावा करते रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि ब्लैक होल कितने प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिकों ने इनके आकार के आधार पर ब्लैक होल्स को 4 भागों में बांटा है: स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपरमैसिव ब्लैक होल और मिनिएचर ब्लैक होल। इनमें से सुपरमैसिव ब्लैक होल सबसे बड़े ब्लैक होल होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है। इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि ये बड़ी से बड़ी गैलेक्सीज के बीच में रहकर अपनी ग्रेविटी से पूरी गैलेक्सी को बांध कर रखते हैं। सबसे पहले सन 1915 में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में ब्लैक होल का जिक्र किया था, जिसमें आइंस्टाइन ने बताया था कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से इस स्पेस में किसी बहुत अधिक डेंसिटी वाली चीज का अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ पर हम ब्लैक होल के केंद्र, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। पर अनंत और शून्य ऐसी वैल्यू हैं जो कि अगर इस असीम स्पेस में कहीं भी दिखाई देती हैं तो वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते हैं। इसी कारण से इस वैल्यू के साथ मिले परिणामों को भी वैज्ञानिकों के द्वारा नकार दिया जाता है, जिस वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की बातों को भी उस समय के वैज्ञानिकों के द्वारा नकार दिया गया। वो यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि स्पेस में इतनी ज्यादा ताकत रखने वाली किसी चीज का अस्तित्व हो सकता है जो कि प्रकाश को भी अपने अंदर से ना निकलने दे। पर दोस्तों, पूरी दुनिया तब चौंक गई जब वर्ष 1971 में मानव इतिहास के सबसे पहले ब्लैक होल को खोजा गया, जिसका वैज्ञानिकों द्वारा नाम सिग्नस X-1 रखा गया। इसके बाद ब्लैक होल पर काफी सारी रिसर्च हुई, जिससे हमें ब्लैक होल्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। ब्लैक होल पर हुई रिसर्च से हमें पता चला कि किसी ब्लैक होल के आसपास के स्थान को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग ब्लैक होल का इवेंट हॉरिजन होता है, जो कि किसी ब्लैक होल की एक ऐसी बाउंड्री होती है जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु ब्लैक होल से वापस नहीं आ सकती। इसके बाद ब्लैक होल के दूसरे हिस्से को फोटोन स्फीयर कहते हैं, जो कि इवेंट हॉरिजन के बाद ब्लैक होल के चारों ओर फैला हुआ ऐसा स्थान होता है जहां ब्लैक होल में जाने से पहले कोई भी पदार्थ उसके चारों ओर बहुत ही तेज गति से चक्कर लगाता है
और अंत में ब्लैक होल के आखिरी हिस्से, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं, उसमें गुम हो जाता है। सिंगुलैरिटी वो जगह है जिसमें समय और स्पेस का कोई महत्व नहीं रह जाता, जिस कारण से वहां पर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमें ब्लैक होल को सही से समझना है तो हमें एक ऐसी थ्योरी की आवश्यकता है जो कि स्पेस में मौजूद बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के साथ साथ स्पेस के सबसे छोटे ऑब्जेक्ट्स यानी कि क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में भी बता सके। पर समस्या यह है कि हमारे पास स्पेस के बड़े ऑब्जेक्ट्स को समझने के लिए आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी है, पर जब बात क्वांटम पार्टिकल्स की आती है तो हमें इसके लिए क्वांटम थ्योरी का ही उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स में भी आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी और फिजिक्स के सारे नियम बेकार हो जाते हैं। इसी कारण से वैज्ञानिक एक ऐसी थ्योरी पर काम कर रहे हैं जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी को एक साथ मिला सके, जिसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें ब्लैक होल और उसकी सिंगुलैरिटी से लेकर स्पेस की दूसरी छोटी बड़ी चीजों के बारे में अच्छे से बताएगी। कुछ ऐसी ही थ्योरी पर मशहूर फिजिसिस्ट मिचियो काकू काफी सालों से लगातार काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमारे इन्हीं सब सवालों का जवाब एक थ्योरी है जिसे वो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं। अगर हम सुपर स्ट्रिंग थ्योरी की बात करें तो इसके हिसाब से हमारा स्पेस मौजूदा एटम्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स से भी लाखों गुना छोटे पतले धागे यानी कि स्ट्रिंग्स से बंधा हुआ है और स्पेस में मौजूद सभी पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ब्लैक होल्स, सभी तारे और सारे के सारे ग्रह भी इन्हीं स्ट्रिंग्स के अलग अलग डायमेंशंस में वाइब्रेट करने से बनते हैं। यह थ्योरी वैज्ञानिकों में काफी प्रचलित है और बहुत से वैज्ञानिक इस थ्योरी को सच भी मानते हैं, पर परेशानी की बात यह है कि इस थ्योरी के गणित फॉर्मूले के मुताबिक स्ट्रिंग थ्योरी के स्ट्रिंग्स तभी काम करते हैं अगर हमारा स्पेस 10 डायमेंशंस में फैला हुआ हो, पर हमारी अब तक की नॉलेज यही कहती है कि हमारे स्पेस में सिर्फ 3 आयाम ही हैं। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन की मशहूर जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक हमारे स्पेस में एक चौथा आयाम भी है जो कि समय, टाइम है। पर अगर समय को भी मिला दिया जाए तब भी हमें अभी तक सिर्फ 4 डायमेंशंस के बारे में ही जानकारी है, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। इस थ्योरी को मानने वाले और इस पर काम करने वाले वैज्ञानिक मिचियो काकू इस थ्योरी के बचाव में कहते हैं कि यह पहली बार नहीं है कि विज्ञान की फील्ड में किसी थ्योरी के पास कुछ सवालों के जवाब ना हो, बल्कि इतिहास गवाह है कि ऐसी काफी सारी थ्योरीज हैं जो कि अभी तक काफी सवालों के जवाब नहीं दे पाई हैं। जैसे कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी अभी तक ये नहीं बता पाई है कि न्यूक्लियर पार्टिकल्स फिजिक्स के नियमों का पालन क्यों नहीं करते, और इसके अलावा यह थ्योरी ब्लैक होल के बारे में भी सही से कुछ नहीं बता पाती है। और ऐसे ही स्ट्रिंग थ्योरी के पास भी कुछ सवालों के जवाब नहीं हैं, जैसे कि बाकी के 6 डायमेंशंस कहां हैं और हमें दिखाई क्यों नहीं देते। इसके आगे मिचियो काकू का कहना है कि हमारा स्पेस किन्हीं 2 बड़े स्पेस ऑब्जेक्ट्स की टक्कर के कारण बना है, और उनका यहां तक भी कहना है कि हमारा स्पेस किसी ब्लैक होल के अंदर है जो कि किसी और स्पेस में है, और जो हमारे स्पेस में ब्लैक होल्स हैं वो असल में वर्म होल्स हैं जो कि हमारे स्पेस और किसी अन्य स्पेस के बीच का रास्ता बनते हैं और उन्हें आपस में जोड़ते हैं। काफी सारे वैज्ञानिक मिचियो काकू की इस थ्योरी पर पूरा यकीन रखते हैं, पर अगर हम मान भी लें कि यह थ्योरी सच है तो इसके बावजूद भी हम किसी अन्य स्पेस को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर हमें इन स्पेसेस को देखना है जिसे ब्लैक होल हमारे स्पेस से जोड़ते हैं तो इसके लिए हमें ब्लैक होल के अंदर जाना होगा, जो कि अभी तक की हमारी ब्लैक होल की समझ के हिसाब से लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।